हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑन एडिटोरियल एनालिसिस। शुरू करते हैं वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी हमें मदद करता है अपने पैसेज को, अपने एडिटोरियल को और बेहतर तरीके से समझने में। अगर आप अपने कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हर एडिटोरियल के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, आप उनको अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन जनरल अपने कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपनी वोकैबुलरी को एक्सपांड करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना वोकैबुलरी आप सीखिए। कहा जाता है कि अराउंड अगर 3000 तक आपकी वोकैबुलरी है तो कोई भी पैसेज आप 95% तक आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद द फर्स्ट वर्ब अंडरमाइन। ठीक है, अंडरमाइन का मतलब क्या होता है? अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना। ठीक है, किसी चीज़ को वीकन कर देना, डैमेज कर देना, ग्रेजुअली किसी का पावर रिड्यूस करना। अगर आपने धीरे धीरे किसी चीज़ का पावर रिड्यूस किया, किसी की अथॉरिटी रिड्यूस की, कोई चीज़ आपने कमज़ोर कर दिया, कोई चीज़ आपने ख़राब कर दिया, तो आपने क्या किया है? उसे अंडरमाइन किया है। आपने क्या किया? उसे अंडरमाइन किया है। ठीक है, किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस को अगर आपने धीरे धीरे कम किया तो आपने उसे अंडरमाइन कर दिया। ठीक है, वीकन करना, डिमिनिश करना। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम है स्ट्रेंथ या फिर सपोर्ट, स्ट्रेंथन या फिर सपोर्ट। स्ट्रेंथन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? आप मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अभी तक रेगुलरली हम वोकैब भी कर रहे हैं, मीनिंग के साथ साथ आप पार्ट ऑफ स्पीच भी देख रहे हैं, तो आप मुझे फटाफट से बताएंगे कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है और इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाएंगे। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, अंडरमाइन वर्ब, राइट। चलिए, सपोर्ट। स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स अबाउट अ कलीग कैन अंडरमाइन देयर रेप्यूटेशन इन द वर्क प्लेस। यानी कि अगर आप अपने किसी सहपाठी के बारे में झूठी बातें, अफवाहें फैलाओगे तो उससे उनका रेप्यूटेशन जो है, उससे उनका सम्मान जो है वर्क प्लेस में कम हो जाएगा, है ना। टू पुट अ लिड ऑन, किसी चीज़ पर लिड लगा देना, मतलब उसको रोक देना। टू स्टॉप, कंट्रोल और पुट एन एंड, ख़त्म कर देना। ठीक है, टू समथिंग, स्पेशली अ प्रॉब्लम, इशू और कंट्रोवर्सी। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई कंट्रोवर्सी है, अगर आपने उस पर ढक्कन लगा दिया, टू पुट अ लिड ऑन मतलब आपने उसको ख़त्म कर दिया, आपने उसको एंड कर दिया वहीं पे। सप्रेस कर देना, रिजॉल्व करना, रिजॉल्व मतलब सॉल्व कर देना किसी चीज़ को। एग्रवेट करना मतलब उसको आप बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, प्रोवोक कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको भड़का के एकदम बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। द गवर्नमेंट ट्राइड टू पुट अ लिड ऑन द प्रोटेस्ट्स बाय अग्रीइंग टू द डिमांड्स ऑफ द पीपल। लोगों की जो डिमांड थी उसको मानकर आंदोलन खत्म करने की कोशिश की सरकार ने। ठीक। प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या है? प्रोलॉन्ग मतलब कोई चीज़ जो खिंचता चला जाता है, लंबा खिंचता चला जाता है ना, डिले होते रहता है। समथिंग दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम दैन एक्सपेक्टेड, जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ खिंचती चली जा रही है तो वो प्रोलॉन्ग हो रही है। आपने सोचा कि भाई हम बस 2 साल में सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन तीसरा साल ख़त्म होने को आ गया है, मतलब आपके तैयारी का, आपके सिलेक्शन का प्रोसेस प्रोलॉन्ग हो गया है ना। जितना सोचा उससे लंबा अगर कोई चीज़ चले तो हम उसको कहेंगे प्रोलॉन्ग। एक्सटेंडेड इन ड्यूरेशन, एक्सटेंडेड इन ड्यूरेशन, एक्सटेंडेड लेंदी, ये सब आपके सिनोनिम्स आएंगे। एंटोनिम क्या होगा? ब्रीफ या फिर शॉर्ट लिव्ड, यानी कि जो थोड़े समय चले। द प्रोलॉन्ग्ड डिले मतलब डिले, जो सोचा था उससे ज़्यादा लंबा चलने वाले डिले को हम कहेंगे प्रोलॉन्ग्ड डिले। द प्रोलॉन्ग्ड डिले इन द डिसीजन फ्रस्ट्रेटेड द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी मुद्दे में, किसी भी टॉपिक में इन्वॉल्व होते हैं, है ना। जो भी लोग इन्वॉल्व हो, जिनको किसी भी डिसीजन से फ़र्क पड़ेगा, उनको इम्पैक्ट होगा, तो ऐसे लोगों को हम स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ठीक है, सो स्टेक होल्डर्स को फ्रस्ट्रेट कर दिया जो लंबा डिले चलता रहा डिसीजन लेने में। कंट्रोवर्सी हम सब जानते हैं, इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा नाउन। कंट्रोवर्सी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। द प्रोलॉन्ग्ड पब्लिक डिस्प्यूट और डिबेट, पब्लिक डिस्प्यूट या डिबेट चल रहा है किसी बात पे तो हम उसको कंट्रोवर्सी कहते हैं। डिस्प्यूट है, डिबेट है। एंटोनिम क्या होगा? अग्रीमेंट या फिर हार्मनी। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्पार्क्ड नेशन वाइड कंट्रोवर्सी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया? नेशन वाइड कंट्रोवर्सी स्पार्क किया, मतलब पूरे देश भर में कंट्रोवर्सी छिड़ गया इस एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, क्योंकि ये विशेषता बताता है। बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस और whim, whim भी मतलब मेरी मर्जी। ठीक है, सो बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइस और whim, नॉट रीजन और सिस्टम। आर्बिट्ररी उसको बोलेंगे जो मन मर्जी का कुछ भी हो,
कोई भी सिस्टम से चलने वाली कोई चीज़ ना हो, अपने 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 हिसाब से, मन मर्जी के हिसाब से चलने वाली चीज कोई चीज़ हो तो हम उसको आर्बिट्ररी कहते हैं। जो कोई ऑर्डर ना फॉलो करे, कोई सिस्टम ना फॉलो करे तो वो आर्बिट्ररी है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? रैंडम या कैप्रिशियस। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये आपके एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, रैंडम या फिर कैप्रिशियस। एंटोनिम क्या होगा? रैशनल या लॉजिकल। हिज आर्बिट्ररी डिसीजन कॉज्ड कंफ्यूजन इन द टीम। उसका जो आर्बिट्ररी डिसीजन था, मतलब मन मर्जी का, अपने हिसाब से, कोई सिस्टम या ऑर्डर के हिसाब से डिसीजन नहीं लिया, तो आर्बिट्ररी डिसीजन जो उसका था उससे क्या हुआ कि टीम में कंफ्यूजन हो गई। चलिए भाई अगला देखते हैं, एसेंट। ठीक है, एसेंट का मतलब क्या होता है? अप्रूवल। ठीक है, एसेंट करना मतलब अप्रूवल। नाउ अप्रूवल, कंसेंट। कंसेंट एंटोनिम क्या होगा? डिनायल, मना करना, रिफ्यूजल। द बिल वॉज पास्ड विथ द प्रेसिडेंट्स एसेंट। द बिल वॉज पास्ड विथ द प्रेसिडेंट्स एसेंट। एसेंट एक और शब्द होगा, प्रोनाउंसिएशन सिमिलर है, लेकिन ध्यान रखें इस एसेंट का मतलब है चढ़ाई, ऊपर की ओर जाना। ठीक है, और इस एसेंट का मतलब होता है परमिशन, अप्रूवल। ठीक है, ध्यान रखें असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग इसी से बनता है। ठीक है, असेंडिंग जो है इसी वर्ड से बनता है। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, विथहोल्डिंग। विथहोल्डिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ रोक के रखना। रिफ्यूज टू गिव और अलाउ समथिंग। कोई चीज़ आप अलाउ नहीं कर रहे हो, रोक के रख रहे हो, है ना, तो वो क्या होगा? रिफ्यूजिंग होगा। डिनाइंग या सप्रेसिंग सिनोनिम्स है। एंटोनिम होगा ग्रांट करना, रिलीज करना। आपने ग्रांट कर दिया यानी कि आपने परमिशन दे दिया या फिर आपने आज़ाद कर दिया, रिलीज। द ऑफिशियल वाज अक्यूज्ड ऑफ। अक्यूज के साथ में बच्चों याद रखना फिक्स्ड प्रेपोजिशन आएगा ऑफ। ठीक है, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये प्रेपोजिशन के क्वेश्चन में। अक्यूज के साथ में फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या होगा? ऑफ। द ऑफिशियल वाज अक्यूज्ड ऑफ विथहोल्डिंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ऑफिशियल को कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रोक के रखने की का आरोप लगा उस पर, है ना। एरोनियस, OUS एंडिंग वर्ड है, एडजेक्टिव है। OUS एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, रॉन्ग और इनकरेक्ट। एरोनियस का मतलब होता है कोई चीज जिसमें गलतियां हो, जो गलत हो या इनकरेक्ट हो। मिस्टेक इन इनकरेक्ट सिनोनिम्स होंगे। एक्यूरेट एंड करेक्ट इसका एंटोनिम होगा। द रिपोर्ट वाज विथड्रॉन ड्यू टू एरोनियस डेटा। रिपोर्ट को वापस ले लिया गया क्योंकि उसमें गलत डेटा था, एरोनियस डेटा था। कॉन्टेंशियस का मतलब क्या होता है? अगेन OUS एंडिंग वर्ड क्या होगा भाई? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, कंटेंशियस का मतलब होता है कोई भी विवाद पैदा करने वाली कोई बात, है ना। सो टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। कॉन्ट्रोवर्शियल एंड ऑफन प्रोवोकिंग डिस्प्यूट। कोई कॉन्ट्रोवर्शियल या प्रोवोक करने वाली डिस्प्यूट हो तो हम उसको कॉन्टेंशियस कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेबल। एंटोनिम क्या होगा? डिसएग्रीएबल, अग्रीएबल एंड अनकॉन्ट्रोवर्शियल। कोई चीज जो अनकॉन्ट्रोवर्शियल हो या अग्रीएबल हो तो वो उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। द न्यू लॉ हैज बिकम अ कंटेंशियस इशू अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। जो नया लॉ है वो कंटेंशियस इशू बन गया है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बहस हो रहा है, विवाद हो रहा है इस बात पर। ब्रेजननेस, ब्रेजन ये वर्ड आपके एग्जाम में आ चुका है। ब्रेजन मतलब बेशरम टाइप्स, है ना। एक होता है ब्रेव और एक होता है ब्रेजन। बहादुरी में और बदतमीजी में बहुत बारीक अंतर होता है। बहादुर बनते बनते कुछ लोग जो डिसिप्लिन की या कुछ मर्यादाएं होती है उनको वो क्रॉस कर जाते हैं ना, तो वो बदतमीजी की ओर बढ़ जाते हैं और उनको लगता है कि हो हम तो बहादुर है, हम तो बस मतलब हम ओपनली बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं हम, है ना। सो ब्रेजन वही वाला बदतमीज है जो बहादुरी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। ठीक है, शेमलेस और बोल्ड बिहेवियर। शेमलेस और बोल्ड बिहेवियर। ब्रेजननेस नाउन है, ब्रेजन इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ये नेस आ गया है ना, तो ये नाउन फॉर्म है ब्रेजन का। चलिए, शेमलेस और बोल्ड बिहेवियर। ठीक है, उनको लगता है कि हम बोल्ड हैं लेकिन बोल्ड नहीं है, बोल्डनेस में बोल्ड की भावनाओं में बहते बहते बदतमीज हो चुके हैं ये। ठीक है, ऑडेसिटी, इम्प्यूडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ये दोनों वर्ड्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, ब्रेजन, ऑडेसिटी, इम्प्यूडेंस, तीनों रादर। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? शाइनेस, ह्यूमिलिटी। ठीक है, अच्छा देखो, शाय होना मतलब शर्माना, ये न्यूट्रल वर्ड है। ह्यूमिलिटी बहुत पॉजिटिव वर्ड है, मतलब जो डाउन टू अर्थ होते हैं, जो हम्बल होते हैं। ठीक है, और एक वर्ड और है टिमिड। टिमिड मतलब डरपोक। ठीक है, कोई अगर चुप है शर्म की वजह से, शाइनेस। ठीक है, कोई इसलिए चुप है
क्योंकि वो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, अपने आप को बहुत बड़बोला नहीं समझता या बहुत बड़ा नहीं समझता, हम्बल है, वो डाउन टू अर्थ है, तो वो ह्यूमिलिटी है। कोई इसलिए चुप है क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं है ना, तो वो टिमिडनेस हो जाता है, ठीक है। द ब्रेजननेस ऑफ द ऑफिशियल शॉक्ड एवरीवन, द ब्रेजननेस ऑफ द ऑफिशियल शॉक्ड एवरीवन। whimsical, whim हमने देखा, ठीक है। whim का मतलब क्या होता है, मनमर्जी वाला काम। whimsical मतलब मनमर्जी से जो काम करते हैं, और मनमर्जी से काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, है ना, इम्पल्सिव होते हैं, बिल्कुल इम्पल्सिव होते हैं। कुछ हुआ और भड़क जाएंगे और अचानक क्या रिएक्शन होगा पता नहीं, तो ऐसे लोगों को हम इम्पल्सिव कहते हैं। फिकल, कैप्रिशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। whimsical, फिकल, कैप्रिशियस, अगेन आप लोगों के एग्जाम्स में बच्चों ये आ चुका है, कई बार आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एंड व्हेन आई से गवर्नमेंट एग्जाम्स, बी इट योर बैंक एग्जाम्स, बी इट योर एसएससी एग्जाम्स, बी इट योर डिफेंस एग्जाम्स, हर एग्जाम में ये पूछा गया है किसी न किसी ईयर में, किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, स्टेबल एंड कंसिस्टेंट, स्टेबल एंड कंसिस्टेंट। हिज whimsical decisions create uncertainty in governance, ठीक है। तो उसके जो whimsical decisions हैं, मतलब ऐसे मनमर्जी वाले अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन है, उससे सरकार में क्या होता है, अस्थिरता आ जाती है, अनिश्चितता आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। whimsical होना, बात बात पे रिएक्ट करना, इम्पल्सिव होना, ये बड़े अधिकारियों पर शोभा नहीं देता है, ठीक है। सो बड़े अधिकारियों पे, जो बड़े पद पर, ऊंचे पद पे होते हैं, उन पर ये शोभा नहीं देता है। उनमें स्थिरता, जितनी ज़्यादा समझदारी और स्थिरता हो, वो गंभीरता उतनी अच्छी, ठीक है। वेस्ट का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय वेस्ट? वेस्ट ग्रांट और कन्फर पावर, अथॉरिटी और राइट्स टू समवन स्पेशली थ्रू लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। कन्फर करना, वेस्ट करना मतलब किसी को कोई जिम्मेदारी या कोई हक देना, कन्फर करना, एंट्रस्ट करना। डाइवेस्ट मतलब वापस ले लेना, डाइवेस्ट रिवोक करना, ठीक है, वापस ले लेना। कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द पावर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है टू मेक लॉज, कानून बनाने का, इन द पार्लियामेंट, किसको देता है पावर, पार्लियामेंट को, ठीक है। नाउ रेकिंग अप, आपने कोई चीज रेक अप किया, मतलब आपने क्या किया, आपने वो मुद्दा उठाया, रेज अप किया, ठीक है, टू ब्रिंग अप एन ओल्ड इशू अगेन। अच्छा, कोई पुराना मुद्दा है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, तो दैट इज रेकिंग अप बेसिकली, टू ब्रिंग अप एन ओल्ड इशू। रेक अप मतलब टू बिल्ड, ब्रिंग अप एन ओल्ड इशू। रिवाइव करना, रिकिंडल करना, ठीक है। रिवाइव करने का मतलब होता है पुनर्जीवित करना बेसिकली, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा, इग्नोर, फॉरगेट। इसके लिए आप इडियम देख सकते हैं, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। इसका मतलब क्या होता है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, बेसिकली भूल जाना, ठीक है, पुरानी बातों को भूलो। The opposition is raking up old controversies for votes. Opposition क्या कर रहा है, पुराने मुद्दों को उठा रहा है, गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है वोट्स के लिए, ठीक। चलिए, ओवरराइड करना, व्हाट डू वी मीन बाय ओवरराइड? टू यूज अथॉरिटी टू रिजेक्ट और कैंसिल, है ना। आप अथॉरिटी का यूज कर रहे हैं किसी बात को रिजेक्ट या कैंसिल करने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ओवरराइड कर रहे हैं। किसी ने कोई लॉ बनाया, कोई भी बात कही है ना, आप उसकी अपनी अथॉरिटी को यूज करके उस बात को आप काट रहे हो या खत्म कर रहे हो, है ना। तो आपने क्या किया, ओवरराइड किया, ओवर रूल किया, कैंसिल किया, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा बच्चों, अपहोल्ड करना, रैटिफाई करना, मतलब सही साबित करना, अपहोल्ड करना, बनाए रखना। द मैनेजर ओवररोड द सुपरवाइजर्स डिसीजन, मैनेजर ने क्या किया, सुपरवाइजर का डिसीजन ओवरराइड किया, यानी कि सुपरवाइजर ने जो भी फैसला लिया था उसको कैंसिल किया या उसको मना किया, और उस पर दूसरा फैसला सुनाया मैनेजर ने, ठीक है। कंसेंसस का मतलब क्या होता है, कंसेंसस का मतलब होता है जनरल अग्रीमेंट, मतलब सभी की सहमति, सर्वसम्मति, उसको हम कहते हैं कंसेंसस, ठीक है। सर्वसम्मति को हम कहते हैं कंसेंसस। अच्छा, जनगणना को क्या कहते हैं, स्पेलिंग के साथ कमेंट में बताएंगे आप मुझे, ठीक है। कंसेंसस, जनगणना को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन काउंटिंग को क्या कहते हैं, आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट में बताएंगे तो स्पेलिंग पता ही चल जाएगा मुझे आप सही लिख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सो जनरल अग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप, अग्रीमेंट, हार्मनी, डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है।
ये सारे एग्जाम्स, हार्मनी, कंसेंसस, ये सब वर्ड्स आपके प्रीवियस एग्जाम से आ चुके हैं और कई बार आगे आने की संभावना रखते हैं, तो आपको पता ही होना चाहिए। देखो, कोई वर्ड बार बार क्यों रिपीट होता है? अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो वो हर साल स्टूडेंट्स को टेस्ट करना चाह रहा है कि इस बैच के बच्चों को ये शब्द पता है कि नहीं। पता होना ही चाहिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बच्चों को पता होना ही चाहिए, इसीलिए उन्हीं शब्दों को बार बार चेक किया जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, हम कहते हैं ना प्रीवियस ईयर्स वोकैबुलरी रिपीटेड है, ऑफन रिपीटेड वोकैबुलरी। तो वो वोकैबुलरी होती है जो एग्जाम्स कंडक्ट करने वाली बॉडीज हर साल के हर बैच के बच्चों में चेक करते हैं कि इन बच्चों को ये वर्ड पता है कि नहीं, ये वर्ड पता होना ही चाहिए, है ना, तो ये वर्ड पता है कि नहीं। सो दैट इज द रीजन व्हाई वोकैबुलरी कीप्स रिपीटिंग, राइट। और नेशनल कंसेंसस इज एसेंशियल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, रिफॉर्म लाना चाहते हैं, तो उसमें नेशनल कंसेंसस जरूरी है। नेशनल कंसेंसस मतलब पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय सर्वसम्मति, आप समझ लीजिए। ठीक है, कन्वीन का मतलब क्या होता है? कन्वीन टू गैदर और ब्रिंग पीपल टुगेदर, सबको इकट्ठे लाना, स्पेशली फॉर अ फॉर्मल मीटिंग और डिस्कशन, किसी फॉर्मल मीटिंग या डिस्कशन के लिए सबको इकट्ठा करना, असेंबल करना, सम्मन करना, सम्मन। ठीक है, अब ये वर्ब है, याद रखना बच्चों, ये वर्ब है तो इसलिए यहाँ पे एस नहीं है। ठीक है, ये है बुलाना, लेकिन बुलावा, कोर्ट का जब बुलावा होता है तो सिंगुलर वाला है सम्मन्स। ठीक है, और इसका प्लूरल है समन्सेस, ईएस लगेगा, याद रखना, ईएस लगेगा तब ये प्लूरल बनेगा। एस है तो ये क्या है? ये सिंगुलर है और ये नाउन है, नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है। समन यहाँ पे एस इसलिए हटा है क्योंकि ये वर्ब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? इकट्ठा किया, बिखेर दिया, डिस्पर्स। एडजर्न मतलब रोक दिया, है ना, आपने सबको मीटिंग में बुलाया, मीटिंग कंडक्ट किया, मीटिंग स्थगित कर दिया तो एडजर्न। ठीक है, सबको बोल दिया जाओ यहाँ से तो डिस्पर्स कर दिया आपने। ठीक है, तो वो कन्वीन का एंटोनिम हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड टू कन्वीन अ मीटिंग ऑफ ऑल चीफ मिनिस्टर्स टू रिजॉल्व द इशू। प्राइम मिनिस्टर ने सभी चीफ मिनिस्टर्स को, सभी सीएम्स को बुलाया मीटिंग करके इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, टू रिजॉल्व द इशू। स्टूडेंट्स, वी हैव टू बैचेस हियर। एक है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए, जो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में इंग्लिश आता है, जिसमें टू द पॉइंट ग्रामर, वोकैब, पार्ट ऑफ स्पीच कह रही हूँ, पैराजम्बल्स, PQRS, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब हम प्रैक्टिस करते हैं, क्लोज टेस्ट वगैरह सब प्रैक्टिस करते हैं इन डिटेल। 200+ आवर्स का आपके पास यहाँ पे VOD बैच है। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको पता चलता जाए कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो सारे प्रैक्टिस के साथ में आपके पास है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। और अगर आप अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए होता है। ठीक है, यहाँ पे इन डेप्थ आपको हर चीज़ ग्रामर में नहीं पता होना चाहिए, वहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन बहुत अच्छे से फ्लुएंटली पता होनी चाहिए, प्रैक्टिस। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं, यहाँ पे इन डेप्थ ग्रामर प्लस प्रैक्टिस, नॉट जस्ट ग्रामर, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, जो कुछ भी आपके सब एग्जाम में आता है वो सारा कुछ लर्निंग प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए। अच्छा, हम रिमेंबर, जो भी आपका यहाँ पे डिस्काउंट होगा एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन है सरीन पाठशाला, उसके अलावा आप कोड यूज करेंगे न्यू, NEW, ये कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए। क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट की बात हम कर रहे हैं ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस टू द टॉप कोर्ट। प्रेसिडेंट ने कुछ रेफरेंस दिया है टॉप कोर्ट को और उसमें क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट दिया गया है, तो हम देखते हैं कि क्या बात है। द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सीक्स टू अंडरमाइन अ सेटल्ड क्वेश्चन। अब जो प्रेसिडेंट का जो रेफरेंस है वो एक सेटल्ड क्वेश्चन, मतलब उस पर हल निकल गया है, लेकिन उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सीक्स टू अंडरमाइन अ सेटल्ड क्वेश्चन। द यूनियन गवर्नमेंट हैज मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, मौका गवा देना, टू पुट अ लिड ऑन, मतलब मौका गवा दिया कोई मामला खत्म करने में, ऑन प्रोलॉन्ग्ड कंट्रोवर्सी ओवर द आर्बिट्ररी एंड अनडेमोक्रेटिक यूज ऑफ पावर बाय अनइलेक्टेड गवर्नर्स। गवर्नर्स को क्यों कहा जा रहा है अनइलेक्टेड हैं? क्योंकि यस, उनके गवर्नर के लिए इलेक्शन, मतलब जनता का इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए अनइलेक्टेड गवर्नर्स कहा जा रहा है, राइट। तो वो जो आर्बिट्ररी, मतलब अपने मर्जी के हिसाब से जो गवर्नर्स पावर यूज करते हैं, आर्बिट्ररी हो या अनडेमोक्रेटिक हो, है ना, तो
इस बात पर जो लंबी कंट्रोवर्सी चल रही है, इस मुद्दे को खत्म करने का मौका सरकार ने, केंद्र सरकार ने गवा दिया, ये कहा जा रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन April 8, 2025 clarified the constitutional position over the powers of the governor and the president in giving assent to bills passed by state assemblies. स्टेट असेंबलीज ने अगर कोई बिल पास कर दिया है तो उस पर अपना अप्रूवल देने के लिए जो गवर्नर को और प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है, ठीक है, उस पर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है वो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को क्लैरिफाई किया है ना। अ डिविजन बेंच ऑफ जस्टिसेस J.B. Pardiwala and R. Mahadevan held that, इन्होंने कहा that Tamil Nadu Governor R.N. Ravi's act of withholding 10 state bills was illegal and erroneous. उन्होंने क्या कहा, एक डिविजनल बेंच बैठा था और उन्होंने कहा कि ये तमिलनाडु की जो गवर्नर है R.N. रवि, इनका ये जो एक्ट था कि उन्होंने विथहोल्ड किया था, मतलब रोक के रखा था। क्या रोक के रखा था? 10 स्टेट बिल्स। सीधा सीधा कहा गया है डिवीजन बेंच द्वारा कि ये स्टेट बिल्स का रोकना इलीगल था और एरोनियस था, मतलब गलत था। द वेल रीजन्ड जजमेंट, मतलब कहा जा रहा है कि जजमेंट जो है बढ़िया रीजन के साथ में बनाया गया था। द वेल रीजन्ड जजमेंट हैड आउटलाइंड द पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉर द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। उन्होंने बताया कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब क्या एक्शन गवर्नर और प्रेसिडेंट ले सकता है वंस अ बिल इज बिफोर देम फॉर देयर असेंट। जब उनके सामने उनकी सहमति के लिए, उनके अप्रूवल के लिए बिल आए तो उनको क्या क्या करना चाहिए, ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने आउटलाइन किया, मतलब बताया पॉसिबल कोर्सेज क्या लेना चाहिए, उनको क्या रास्ते लेना चाहिए। दो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई टाइमलाइंस, कॉन्स्टिट्यूशन टाइमलाइन नहीं बताता है ना कि इतने इतने टाइम में ही तुम्हें अपना अप्रूवल दे देना चाहिए, ठीक है। द जजमेंट एस्टैब्लिश्ड लॉन्ग अवेटेड एंड मच रिक्वायर्ड क्लैरिटी। इस जजमेंट ने जो बहुत लंबे समय से किसी क्लैरिटी का इंतजार था, है ना, वो एस्टैब्लिश किया इस जजमेंट ने ऑन सेवरल क्वेश्चंस, कई सवालों पर। नाउ द सेंटर थ्रू अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, सेंटर अब क्या कर रहा है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के द्वारा ब्रॉट अप, मुद्दा उठाया ऑल दीज क्वेश्चंस अगेन टू द कोर्ट। इन्होंने दोबारा से ये मुद्दा उठाया है, सीकिंग इट्स ओपिनियन, कह रहे हैं कि अपनी राय बताओ। अब जिस पर राय दिया जा चुका है उस पर फिर से एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है और बोला है कि अपनी राय बताओ, ठीक है। अंडर आर्टिकल 143 द पावर ऑफ गवर्नर्स हैज बीन एन एक्सट्रीमली कंटेंशियस क्वेश्चन। जो गवर्नर्स को पावर दिया गया है वो काफी कंटेंशियस क्वेश्चन रहा है। द हाइटेंड ब्रेजननेस, ब्रेजननेस मतलब बोल्ड होते होते जो बदतमीजी हो जाती है ना। सो द हाइटेंड मतलब बढ़ा हुआ, द हाइटेंड ब्रेजननेस ऑफ सम गवर्नर्स इन रीसेंट ईयर्स हैज क्रिएटेड मोर बैड ब्लड। बैड ब्लड मतलब रिश्ते खराब करना, ठीक है। क्रिएट बैड ब्लड मतलब रिश्ते खराब करना, राइट। बैड ब्लड मीन्स एनिमिटी, दुश्मनी, बिटरनेस, कड़वाहट, है ना। तो कहा जा रहा है कि जो हाइटेंड ब्रेजननेस कुछ गवर्नर्स का है हाल के सालों में, उससे बैड ब्लड क्रिएट हुआ है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर और स्टेट्स दोनों के बीच में दुश्मनी या रिश्तों में कड़वाहट आई है। एंड अंडरमाइंड द मैंडेट ऑफ स्टेट्स टू गवर्न, स्टेट्स का जो शासन करने का मैंडेट है, उनको जो पावर दिया गया है उसको अंडरमाइन किया, मतलब कम किया। द कोर्ट्स जजमेंट टुक इनटू अकाउंट, मतलब कोर्ट के जजमेंट ने अकाउंट में लिया, मतलब समझा, सोचा उस पर। मल्टीपल जजमेंट्स, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज दैट एग्जामिन द वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स टू अराइव एट अ फर्म कंक्लूजन, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने द कोर्ट्स जजमेंट, कोर्ट का जो जजमेंट आया था वो क्या क्या कंसिडर करके उन्होंने ये जजमेंट निकाला। द कोर्ट्स जजमेंट टुक इनटू अकाउंट मतलब कंसिडर किया। क्या क्या कंसिडर किया, देखो, कई पहले के जजमेंट्स, रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज दैट एग्जामिन्ड वर्किंग ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इंडियन फेडरलिज्म को एग्जामिन करने वाले जितने भी प्रीवियस कमिटीज थे उनके रिपोर्ट्स को देखा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, जितने लोग बैठे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनके जो डिबेट्स हुए थे उन बातों को भी एनालाइज किया, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो एक फर्म कंक्लूजन पे आए दैट गवर्नर्स और प्रेसिडेंट डू नॉट हैव आर्बिट्ररी पावर्स। और उन्होंने क्या फैसला सुनाया, चाहे गवर्नर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, इनके पास आर्बिट्ररी मतलब बिना सिस्टम के, बिना ऑर्डर के पावर यूज करने का अधिकार नहीं है। डू नॉट हैव आर्बिट्ररी पावर्स टू इनडेफिनेटली होल्ड अप अ लॉ।
इनडेफिनेटली मतलब बिना किसी टाइमलाइन के। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइमलाइन नहीं दिया है कि इतने इतने समय में आपको अपना वो देना है, लेकिन टाइमलाइन नहीं दिया है तो इनडेफिनेटली मतलब लंबे टाइम के लिए, मतलब हमें नहीं पता कितने टाइम के लिए, अनिश्चित काल के लिए हम नहीं होल्ड कर सकते हैं किसी भी बिल को, ठीक है, बाय एन इलेक्टेड असेंबली फ्रॉम कमिंग इनटू फोर्स। अब मान लो जो असेंबली में लोग बैठे हैं, मान लो नहीं, जो असेंबली में लोग बैठे हैं उनको जनता ने चुना है, और जो वहाँ पे बैठे हुए लोग जो बिल लेके आ रहे हैं, तो सीधी बात है जनता ने उनको अधिकार दिया है अपने बिहाफ पर कोई भी डिसीजन लेने का। तो अगर वो लोग कुछ डिसीजन लेके आ रहे हैं तो उस पर अनिश्चित काल तक के लिए अपना परमिशन होल्ड करने का अधिकार गवर्नर्स को या प्रेसिडेंट को नहीं है, ठीक है। गवर्नर्स आर whimsical अपॉइंटीज ऑफ द सेंटर। कहा जा रहा है कि गवर्नर्स जो है वो whimsical मतलब अपनी मनमर्जी के अपॉइंटी है सेंटर के, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट वेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन उनको नहीं देता है देम विथ इनफाइनाइट पावर्स। इनफाइनाइट पावर गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। लीस्ट ऑफ ऑल टू अंडरमाइन द इलेक्टेड असेंबली, और ये पावर तो बिल्कुल नहीं देता है कि जो जनता द्वारा चुने हुए असेंबली में लोग बैठे हैं उनके पावर को आप अंडरमाइन करो यानी रिड्यूस करो। द सेंटर कुड हैव यूज्ड, देखिए कुड हैव यूज्ड मॉडल है, ठीक है, कुड हैव यूज्ड मतलब यूज कर सकता था केंद्र सरकार। द सेंटर कुड हैव यूज्ड द कोर्ट्स जजमेंट टू ब्रिंग अ क्लोजर। अब कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया उसका प्रयोग केंद्र यूज करके क्या कर सकते थे, एक क्लोजर ला सकते थे इस कंट्रोवर्सी को। बहुत लंबी कंट्रोवर्सी चल रही, इस कंट्रोवर्सी को इस जजमेंट के साथ खत्म कर सकते थे वंस एंड फॉर ऑल, मतलब बस अब खत्म कर सकते थे फाइनल। इट कुड हैव इफ इट फेल्ट नेसेसरी ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन लाइन विद द कोर्ट्स जजमेंट। कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी ला सकते थे कोर्ट का जो जजमेंट दिया है उसके मुताबिक। इंस्टेड द सेंटर इज, कहा जा रहा है कि इंस्टेड सेंटर क्या कर रहे हैं, रेक अप कर रहे हैं क्वेश्चंस दैट आर ऑलरेडी सेटल्ड। जो क्वेश्चन सेटल हो चुके हैं मतलब जिनका हल निकल चुका है, वो भी मुद्दे कड़े मुद्दे उखाड़ रहे हैं थ्रू अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। एज कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर्स हैव पॉइंटेड आउट, an opinion given by the court does not override the court's judgment। कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट ने कोई ओपिनियन दिया तो वो कोर्ट के जजमेंट के ऊपर वैसे भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इफ इट वॉज ओनली क्लैरिटी दैट द सेंटर वांटेड, अगर सिर्फ क्लैरिटी चाहिए था सेंटर को, इट कुड हैव सॉर्ट इट थ्रू अ रिव्यू पेटिशन, है ना। अगर सिर्फ क्लैरिटी चाहिए था केंद्र सरकार को तो एक रिव्यू पेटिशन दे सकते थे, है ना। एंड अदर एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स, बाकी भी अदर एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स है, उससे क्या कर सकते थे, एक रिव्यू पेटिशन दे सकते थे। बाय चूजिंग द अनयूजुअल पाथ ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का अनयूजुअल पाथ है, इसको चूज करके सेंटर ने क्या किया है, द सेंटर इज सिग्नलिंग एन इंटेंट टू सीक फॉर इटसेल्फ पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड थ्रू गवर्नर्स। सेंटर अपने आप के लिए वो ताकतें चाह रहा है जो वो गवर्नर्स के थ्रू एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। दैट द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट गिवन, और वो शक्तियाँ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने वालों ने भी नहीं दिया था, ठीक है। तो वो ताकतें, वो पावर्स खोजने की या पाने की कोशिश में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का अनयूजुअल पाथ लिया गया है, ठीक है। द कोर्ट्स जजमेंट प्रोवाइडेड अ साउंड फ्रेमवर्क। कोर्ट का जो जजमेंट था वो बड़ा ही साउंड फ्रेमवर्क का मतलब होता है सोचा समझा फ्रेमवर्क, है ना, फॉर अ कंसेंसस ऑन द रोल ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के रोल के लिए एक बहुत ही साउंड फ्रेमवर्क कोर्ट के जजमेंट ने प्रोवाइड किया। द सेंटर शुड एक्सेप्ट, कहा जा रहा है कि सेंटर को एक्सेप्ट करना चाहिए, दैट एंड इट इफ इट एट ऑल रिक्वायर्ड कन्वीन, सेंटर को वो एक्सेप्ट करना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो एक मीटिंग बुलाए, कन्वीन अ मीटिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स टू रिजॉल्व एनी अदर रेसिडुअल इशूज़। और इस कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद कोई भी बचे कुचे मुद्दे हैं इससे रिलेटेड तो उसको सुलझाने के लिए कोर्ट को क्या करना चाहिए, कन्वीन करना चाहिए एक मीटिंग बुलाना चाहिए, एक बैठक बुलाना चाहिए चीफ मिनिस्टर्स को और पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को, और बचे कुचे मुद्दों को भी सुलझा देना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टोन कैसा है ना। यहाँ पे केंद्र सरकार की कई जगह आलोचना की गई है कि क्यों अनयूजुअल। देखो आप अगर वर्ड्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा, है ना। बाय चूजिंग द अनयूजुअल पाथ मतलब एकदम अलग ही पाथ चूज करके सेंटर को ऐसे करना चाहिए, सेंटर को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पे, टोन कैसा है, व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल रिगार्डिंग द सेंटर्स मूव टू इशू अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मूव किया है तो टोन कैसा है। टोन क्लियरली यहाँ पे
क्रिटिकल है। अप्रिशिएटिव तो नहीं है कि वाह वाह सरकार ने तो बहुत अच्छा किया, ऐसी बात नहीं की गई है ना। न्यूट्रल भी नहीं है कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डिस्कस नहीं किया गया है ना। क्लियरली सिर्फ क्रिटिसाइज किया गया है, तो टोन क्रिटिकल है ना, स्ट्रांगली क्रिटिकल है। ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन 8 अप्रैल 2025 क्लैरिफाई? 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लैरिफाई किया? गवर्नर्स मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट्स विशेस, प्रेसिडेंट जैसा चाहता है वैसा गवर्नर को करना चाहिए। बिल्स पास्ड बाय असेंबलीज कैन बी विथहेल्ड बाय इंडेफिनिटली, क्या जो असेंबली ने बिल पास कर दिया उसको अनिश्चित काल तक गवर्नर रोक के रख सकते हैं? नहीं। द पावर्स ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट इन गिविंग एसेंट टू द बिल, गवर्नर्स शुड सीक एडवाइस फ्रॉम द जुडिशरी, नहीं। ये बात डिस्कस किया गया है ना। उन्होंने क्या बताया है, गवर्नर का क्या पावर है और प्रेसिडेंट का क्या पावर है बिल को एसेंट देने के लिए, ठीक है। बिल को एसेंट देने के लिए इनका क्या पावर्स है, उसके लिए एक क्लियर रोड मैप आउटलाइन किया है ना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट वन, व्हाट ऑल्टरनेटिव अप्रोच could the center have taken instead of filing a presidential reference? क्रिटिसाइज तो किया है सेंटर के इस मूव को, तो इसके बदले क्या किया जा सकता था? What alternative approach could have the center taken? Ignore the court's judgment, impose president's rule, seeking clarity via a review petition, or bringing up constitutional amendments? ये है आपका आंसर, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरमाइन? अंडरमाइन का करेक्ट मीनिंग क्या है? द हाइटेंड ब्रेजननेस ऑफ सम गवर्नर्स अंडरमाइन द मैंडेट ऑफ स्टेट्स टू गवर्न। अंडरमाइन का मीनिंग क्या है? ऑप्शंस देखिए, टू क्वेश्चन और एनालाइज, सवाल उठाना, मजबूत करना, स्ट्रेंथन और सपोर्ट, वीकन करना, कमजोर करना, या इग्नोर ही कर देना। क्या है आंसर? यस, द आंसर इज ऑप्शन सी। द आंसर इज ऑप्शन सी। कम टू द ग्रामर क्वेश्चन। अब आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है। एक्टिव और पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज होता है, ठीक है। प्रेजेंट से पास्ट होता है, पास्ट से पास्ट परफेक्ट होता है, राइट। तो आप देखेंगे अब सेंटेंस, द कोर्ट सेड दैट द गवर्नर्स कैन नॉट होल्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो कैन नॉट होल्ड बिल्स इंडेफिनिट, सॉरी मैंने आपका ऑप्शन ही पढ़ दिया, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ है, सॉरी। द गवर्नमेंट सेड गवर्नर्स कैन नॉट होल्ड अप बिल्स इंडेफिनिटली, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है। तो द कोर्ट सेड, कैन बन जाता है कुड इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, ठीक है। तो ये कैन नॉट वैसे भी हेल्ड गलत ही था, मुझे वही लग रहा था ऐसा सेंटेंस कैसे आ गया, ठीक है। तो कैन बनेगा कुड, जहां पे भी कैन है यहाँ पे तो कैन कुड ही हटा दिया है, इधर भी कैन कुड हटा दिया है, ठीक है। यहाँ पे कैन है, यहाँ पे कुड ट्रांसफॉर्म हुआ है, कुड नॉट होल्ड अप। कुड मॉडल है, मॉडल के बाद में V1 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। सो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राइट स्टूडेंट्स। सो आप लोग मुझे बताएंगे 5 क्वेश्चंस में से आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही थे, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। That's all for today. I hope you enjoyed the session. Please do share your feedback. That's always so motivating and nice to hear. And see you in the next session. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें सभी बच्चे और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद everyone.